हेलो बच्चों, मैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी वीडियो लेकर आपके सामने आ गया। आज हम सब इस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, सबसे पहले हम सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराकर ऊष्मा उत्पन्न करना। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी युक्तियां हैं, बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो वो गर्म होता है। उदाहरण के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल आपको आयरन दिखता होगा। आयरन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से गर्म होता है और फिर हम उससे कपड़ा प्रेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, वो जो केतली चाय बनाने के लिए यूज होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर या उसके सिद्धांत के आधार पर करते हैं। पुराना पीले रंग का बल्ब आता था, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को कहीं न कहीं दर्शाता है। उस बल्ब से चाहिए तो हमको केवल रोशनी होती है, लेकिन जब उस बल्ब को हम ऑन करते हैं तो रोशनी के साथ साथ आसपास का जो वातावरण होता है बल्ब का, वो काफ़ी गर्म हो जाता है, यानी बल्ब रोशनी के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न कर रही होती है। तो ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। यानी कहा जाता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी चालक में कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। जब चालक से करंट पास कर रहा होगा तो प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त होगी और वो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी। तो इसलिए कहा गया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम कौन कौन से विद्युत युक्ति इलेक्ट्रिक कंपोनेंट करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक टोस्टर आ सकता है, गीजर आ सकता है, इलेक्ट्रिक केटल आ सकता है, आयरन आ सकता है। तो ये सब हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अलावा कितना ऊर्जा मुक्त होता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस ऊष्मा को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला दिया गया, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जूल। उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया, जो फॉर्मूला उन्होंने बताया, उस आधार पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो कितना ऊष्मा मुक्त करता है। तो आइए सबसे पहले हम सब उसी डेरिवेशन को समझते हैं और फिर उसके बाद तब उस पर आधारित एक अंकिक बनाएंगे। आइए अब हम सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखते हैं। यानी वो फॉर्मूला जो ये बताता है कि जब किसी परिपथ में या किसी विद्युत उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो कितना ऊष्मा जो है वो मुक्त होता है। तो मान लीजिए एक विद्युत परिपथ बना दिया जिसमें मैंने प्रतिरोध लगा दिया है, प्रवाहित विद्युत धारा I है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इसको स्विच कहते हैं। अब सेंटेंस को देखिए, यदि किसी परिपथ में t समय में q कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती हो तो विद्युत धारा I बराबर q/t, पुराना फॉर्मूला है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा बदल के लिखूं, यदि q कूलम्ब आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर बराबर W/q। ये दोनों चीज विद्युत धारा जब हम सब पढ़ रहे थे तब इस फॉर्मूला को जाना था, और जब विभवांतर पढ़ने का मौका मिला तब हमने इस फॉर्मूले को भी जान लिया था। इसको थोड़ा सा मैं अगर चेंज करना चाहूं तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q। W जो कि यहाँ वर्क डन यानी कार्य है, V विभवांतर और Q आपके लिए आवेश है। अब आप इस W के बारे में थोड़ा सा समझिए। कार्य और ऊर्जा पिछले क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था। आपको मालूम होगा कि जितना कार्य हम करते हैं हमारी उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। यानी कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो जितना हमने कार्य किया है। यानी ऐसा लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू E, यानी वर्क डन, कार्य, इज इक्वल टू ऊर्जा यानी एनर्जी। और मैं इस जगह अगर ये मान लूं कि पूरा का पूरा कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में मुक्त तो हुआ है, लेकिन किस ऊर्जा के रूप में, तो
ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, तो ऊष्मीय ऊर्जा के लिए मैं यहाँ टर्म लगा दूंगा H, यानी कार्य बराबर ऊर्जा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा। ये मेरे कहने का अर्थ हो गया कि पूरा का पूरा वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो हीट एनर्जी में। अब जहां मैं W लिख रहा था वहां मैं H लिख सकता हूं, और H इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा भी। क्यों? क्योंकि वर्क डन कार्य बराबर ऊर्जा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा। मेरे इस केस के लिए मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा ऊर्जा जो है, पूरा का पूरा कार्य जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ही मुक्त हो रहा है। अब आप ओम के नियम को याद करें तो ओम के नियम से आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, तो मैं यहाँ V के बदले IR लिख रहा हूं और फिर ये Q रह जाता है। अब ये I और R तक तो ठीक है, इस Q के लिए मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब मैं वहां इस जगह Q के जगह वापस लिख रहा हूं I इंटू टी। आप देखेंगे ये आया I स्क्वायर R T, और यही है आपका H। यानी उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है I स्क्वायर आर टी। I यानी कि विद्युत धारा, R यानी कि प्रतिरोध, और T यानी कि वो समय जिसमें विद्युत धारा, जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। तो यही है ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा का व्यंजक। अब समझ गए इस चीज को? आइए अब हम सब इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों देखिए, अब अगला टॉपिक है जूल के ऊष्मीय सिद्धांत की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सबसे पहले ये लिखना होगा जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। तो जूल का ऊष्मीय नियम, ये नियम है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इतना तो आपको मालूम है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम सब लिखते हैं H, और थोड़ा सा मैं आपको पहले कह दूं, आप ये मान लीजिए कि R और T दोनों कांस्टेंट है, R तथा T नियत यानी कांस्टेंट हो। अब आप याद कीजिए, हमेशा से हम सब चाहे किसी भी रूल को पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ ही हमने पढ़ा था, जब समानुपाती बराबर में बदलता था तो ये अपने साथ एक नियतांक, एक नियत वैल्यू, एक कांस्टेंट टर्म लेकर आता था ना। तो यहाँ अगर दो चीजें कांस्टेंट हो जाए और उसको हम गायब करना चाहें तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि इन दोनों के गायब होने पर, यानी कांस्टेंट के हटाने पर जो टर्म बच जाता है वो सीधे सीधे समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर वापस से इज इक्वल टू में बदलेंगे तो दो नियतांक आ जाएगा, तो नियतांक हटा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे तो आप समझ ही सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, आप सीधा ही समझिए इस फॉर्मूले को देखकर कि अगर मैं I को बढ़ाता जाऊं तो H बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप I को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे H जो है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी आप साफ साफ समझ सकते हैं कि विद्युत धारा के बढ़ने पर H बढ़ रहा है, विद्युत धारा के घटने पर H घट रहा है, यानी विद्युत धारा H के समानुपाती है। तो आप वो लॉजिक अगर नहीं भी रखते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, तो यहां बस एक लाइन लिख दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी किसी परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी
हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होगी वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा। तो ये पहला था। इस आधार पर आप दूसरे और तीसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एच मान लीजिए मैंने आई और टी को कांस्टेंट मान लिया तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका एच, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहां मैं लिख देता हूं आई तथा टी नियत हो। तो इस जगह आप लिख सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाइएगा तो उस चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इस बार T को रखना होगा तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और यहाँ नियत हो गया I तथा R। तो ऐसे में लिख सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक, यहां तो मैंने सीधा सीधा कह दिया उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। आप पूछ सकते हैं किस समय के, तो मैं यहाँ कह दूं कि समय यानी वो समय जितनी देर तक आपके चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आपके कंडक्टर में जितनी देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा उस समय के समानुपाती होगा उत्पन्न ऊष्मा। यानी जितनी देर तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये हो गया जूल के नियम की व्याख्या 3 पॉइंट में। ये तो हिंदी में लिखा हुआ मैंने दिखाया आपको। अगर आप इंग्लिश के लिए देखना चाहते हैं तो बगल में आपको एक पेज दिख रहा होगा, उस पेज में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी है। और इस चीज को आप कंप्लीट इंग्लिश नोट्स में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे दिए गए लिंक वाले वीडियो को क्लिक करें और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से इस कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने जूल के ऊष्मीय नियम को भी समझ लिया। अब आइए इस पर एक आंकिक बनाते हैं और फिर विद्युत शक्ति की ओर चलेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी 500 ओम प्रतिरोध के विद्युत स्त्री के सिरों के बीच का विभवांतर 250 वोल्ट हो तो विद्युत धारा और 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करें। एक बार फिर से देख लीजिए। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Calculate current and heat energy produced in joule in 10 seconds. तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन जमा कीजिए। देखिए भी दिया हुआ है 250 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस प्रतिरोध दिया हुआ है 500 ओम। अब आपको निकालने कहा जा रहा है सबसे पहले तो I और फिर उसके बाद H, और ये H कब, जब T 10 सेकेंड दे रहा हो। तो आइए हम सबसे पहले I निकालते हैं। तो I निकालने के लिए आपको मालूम है ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR, या फिर आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। V के लिए आप 250 और R के लिए 500 ओम लिखेंगे और ये कैंसिल होके 1/2 एम्पियर, या आप जिसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह पहला नंबर तो आपका आ गया। अब दूसरे में जबकि आपको H निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा यानी प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी, तो H इज इक्वल टू आपको मालूम है जूल के नियम से, जूल्स लॉ से, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I यानी 1/2 का स्क्वायर, आप चाहे तो 0.5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू R के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 500 ओम और T के लिए सिर्फ 10 सेकेंड। ये 1/4 इंटू 500 इंटू 10 हो जाएगा। अब चाहें तो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 125,
और उसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई और उसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और एक जीरो आ जाएगा तो 1250 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रोड्यूस्ड एनर्जी भी आ गया और इलेक्ट्रिक करंट भी। इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तो शक्ति के बारे में तो आपने पिछले ही क्लास में पढ़ लिया था जब आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को पढ़ा था। वहां शक्ति की परिभाषा दी गई थी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी अगर आप वर्क डन को टाइम से यानी कुल कार्य को समय से डिवाइड कर देते हैं तो ये पावर कहलाता है। पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से और SI यूनिट ऑफ पावर जो है वो होता है वॉट, जिसको हम सब रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो SI यूनिट वॉट रिप्रेजेंट कर दिया गया W से और जो पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो है P। P इज इक्वल टू W/T। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं वर्क डन यानी जूल और टाइम यानी सेकेंड। तो पावर का एक और यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड पावर का यूनिट निकल के आया उसके फॉर्मूले से, लेकिन चूंकि इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट। जी हाँ, जेम्स वॉट, वही साइंटिस्ट जिन्होंने स्टीम इंजन, भाप इंजन बनाया था। तो उनके रिस्पेक्ट में इसका पावर का, शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट हो गया। अब वॉट जूल पर सेकंड के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, पर कहीं अगर जूल पर सेकंड दिखे तो भी घबराना नहीं है, वही मतलब है जो वॉट का होता है। इस तरह अब आपसे सवाल किया जा सकता है कि 1 वॉट विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। 1 वॉट विद्युत शक्ति, 1 वॉट विद्युत शक्ति यानी P इज इक्वल टू W/T आपने पढ़ा। अब ये 1 वॉट कब होगा? जब ये 1 जूल हो जाए और ये 1 सेकेंड हो जाए, यानी 1 जूल पर सेकेंड। इसको ही हम लिख सकते हैं 1 वॉट। तो इसके लिए कहा जाता है कि कोई ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रति सेकेंड 1 जूल कार्य करता हो उसकी शक्ति 1 वॉट होती है। यानी when an electrical appliance consume 1 joule energy per second, its power is said to be 1 watt। तो ये हो जाएगा आपके 1 watt का डेफिनेशन। इस तरह से आप पावर को समझ गए। पावर का एक फॉर्मूला आपके सामने में आ गया। बच्चों, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उनमें से कुछ फॉर्मूला को हम सब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले नंबर में आपने पढ़ा P इज इक्वल टू W/T। ये आपके लिए पहला फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू W/Q होता है, यानी VQ इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो W के बदले आप लिख सकते हैं VQ/T और फिर इसको सेपरेट कर दूं तो Q/T। V तो V है और Q/T के लिए आपने क्या पढ़ा है याद है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये I होता है, इसलिए P इज इक्वल टू V इंटू I। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में अगर मैं ओम के नियम का इस्तेमाल करना चाहूं तो आप इसके लिए इस्तेमाल करने को कहेंगे V के बदले IR और फिर एक और I रह जाएगा, यानी V इज इक्वल टू IR तो होता ही है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। थोड़ा सा आगे बढ़ूं और इस जगह ओम का नियम ही लगाऊं, पर V के लिए नहीं I के लिए, तो यहां से क्या निकलेगा? I इज इक्वल टू V/R। अब देखेंगे V तो V रहा और I के बदले मैंने लिख दिया V/R। तो ये हो गया V²/R। ये आपका चौथा फॉर्मूला आ गया। इस तरह से और भी कई फॉर्मूले तैयार किए जा सकते हैं। अब आइए आपके बुक के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस जगह रखकर मैं आपसे सवाल
करता हूँ। देखिए ये सवाल है आपके सामने में, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का व्यंजक नहीं है, यानी P के लिए कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। तो पहला कह रहा है I²R, आप देखेंगे वो तो है। दूसरा है IR², वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। भी आपको दिख रहा है और V²/R भी आपको दिख रहा है, यानी आपका आंसर इस जगह क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति निकालने का फॉर्मूला नहीं है, बाकी तीनों ही इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फॉर्मूला हो सकता है। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला। अब आपको बता दूं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो एक बड़ा यूनिट है वो यूनिट है किलो वॉट। किलो वॉट, जिसको शॉर्ट में हम सब KW भी लिखते हैं। और आपको मालूम होगा किलो का मतलब तो हजार होता है, इसलिए 1000 वॉट यानी 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट होता है। तो ये था पावर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम सबको कंज्यूम्ड एनर्जी के बारे में जानना है, यानी वो एनर्जी जो हमारे घरों में विभिन्न विद्युत उपकरण के कारण इस्तेमाल होता है, उपभुक्त होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ फिर से मैं शक्ति से अलग एनर्जी पर यानी ऊर्जा पर आ गया हूँ। इस बात का ख्याल रखें, जो बताने जा रहा हूँ वो ऊर्जा है, ना कि वो शक्ति है। लेकिन जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलो वॉट आवर, किलो वॉट घंटा। तो लोग ये W वॉट या पूरा किलो वॉट देखकर समझ बैठते हैं कि ये पावर है। आपको क्लियर कर दूं, ये पावर यानी शक्ति नहीं, ये एनर्जी है। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू W/T, ऐसे में W इज इक्वल टू P इंटू T हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये क्या है, ये है कार्य, जिसको आप कह सकते हैं ऊर्जा। और आगे जाके तो मैंने इसे ही उसमें ऊर्जा भी बताया था। तो ऊर्जा के लिए आ रहा है P इंटू T, और P होता है किलोवाट, बड़ा वाला यूनिट ज्यादा होने पर, और टाइम के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है आवर। तो जब P इंटू T की नौबत आ गई तो ये निश्चित ही अब शक्ति तो रहा नहीं, क्योंकि शक्ति के लिए तो वॉट या सिर्फ किलोवाट होता। तो ये आपका क्या है, उपभुक्त ऊर्जा। इसको मैं लिखता हूं उपभुक्त ऊर्जा, जिसको कहा जा सकता है कंज्यूम्ड एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होगा P इंटू T। और नोट में ये लिखा जा सकता है, हालांकि ना भी हो तो ज्यादा अंतर नहीं है, पर इस जगह लिखा जा सकता है P किलोवाट में और T यानी समय जो है वो आवर यानी घंटा में हो तो बेहतर रहता है। P के लिए ये आपका किलोवाट में हो और T जो है ये आपका आवर में हो, तो P इंटू T यानी किलोवाट आवर बन जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका है 1 किलोवाट आवर, इसको हम सब एक यूनिट भी कहते हैं, और कुछ जगहों पर तो 1 BOT यूनिट भी लिखा मिलता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापारिक बोर्ड, व्यापारिक संस्था का मात्रक BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार, तो व्यापारिक संस्था, व्यापारिक बोर्ड का जो मात्रक है वो होता है किलोवाट आवर। और इस किलोवाट आवर को मैंने जब एक यूनिट कहा तो शायद आपके दिमाग में ये खटका हो कि अरे घर में जो बिल आता है वो भी तो यूनिट के हिसाब से आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट। तो जी हाँ, ये वही यूनिट है। घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट मानते हुए और पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजी जाती है। अब हम सब इस किलोवाट आवर को, यानी कि यूनिट बोल लीजिए, किलोवाट आवर बोल लीजिए, ये भी एनर्जी है, और एनर्जी का एक बेसिक यूनिट जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो है जूल। तो अब हम सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इस किलोवाट आवर वाले यूनिट को यानी कॉमर्शियल यूनिट को जूल में बदलने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को जूल में बदले, कन्वर्ट 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू जूल। तो 1 यूनिट कहने का अर्थ क्या हो गया? 1 यूनिट कहने का अर्थ हो गया 1
किलोवाट आवर। अब अगर ये 1 किलोवाट आवर है तो इसको इस आधार पर तो बिल्कुल तोड़ा जा सकता है 1 किलोवाट और इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, और 1 आवर को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 60, पहले 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप मिनट में और फिर वापस 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकंड में बदलने के लिए, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे आऊं। पी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W/T, पढ़ा है ना। W का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, जिसको हमने बाद में बना दिया था वॉट, याद होगा आपको। तो वॉट के बदले मैं जूल पर सेकंड लिख सकता हूं, इस जगह मैं लिख रहा हूं वॉट के लिए जूल पर सेकंड और इंटू 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो गया, 3600 और 000 जूल, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहिए तो लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 6 जूल। तो ये हो गया 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा। अब हम सब इस पर आधारित एक आंकिक को भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के लाइन से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, यानी इंफॉर्मेशन जमा करना हो तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो कहता है मोटर की शक्ति यानी पावर ऑफ द मोटर P फाइंड करे और साथ ही कंज्यूम्ड एनर्जी, जो एनर्जी है वो भी आपको कैलकुलेट करना है और उसके लिए टाइम दिया हुआ है 2R। तो पहले हम सब पावर निकालते हैं फिर एनर्जी निकालेंगे। पावर के लिए आपने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा, उसमें से एक फॉर्मूला जो था वो था V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V के लिए हम सब लिख सकते हैं 220 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से 1100 वॉट पावर निकल के आ गया। अब एनर्जी निकालनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा, और एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू टी, कंज्यूम्ड एनर्जी, तो बेहतर होगा किलो वॉट आवर। अब आवर तो है, किलो वॉट चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम सब किलो वॉट में बदलते हैं। किलो वॉट में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1.1 किलो वॉट। नाउ कंज्यूम्ड एनर्जी यानी उपभुक्त ऊर्जा, तो आप देखेंगे उपभुक्त ऊर्जा की जब बात होगी तो इसका फॉर्मूला होगा P इंटू टी, और मैंने कहा था इस जगह बेहतर होता है कि P के लिए हम सब किलोवाट और T के लिए R यूज करें, तो ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर, जिसको आप शॉर्ट में 2.2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से आप अलग अलग फार्मूला यूज करके पावर और फिर कंज्यूम्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम सब मैथ्स के किसी एक चैप्टर को शुरू करेंगे, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसको देखिए, समझिए और सीखिए। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।